अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने दलाइल दिए कि 9 मई जैसा वाक़या मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मियांवाली एयर बेस पर जब हमला किया गया तो उस वक्त जंगी तैयारे वहां खड़े थे। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई। ऐसे वाक़यात की मुस्तकबिल में इजाज़त नहीं दी जा सकती। आम शहरी का केस आम अदालत में चलता है। 21वीं तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मियां शाहिद मौजूद हैं। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा, समाअत का अहवाल। इस वक्त समाअत जारी है, क्या दलाइल दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल की जानिब से? इब्राहिम, ये जो मिलिट्री केस का अदालतों का केस है, ये हतमी मराहल में दाखिल होता जा रहा है। अब अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आज दलाइल दे रहे हैं। कल भी उन्होंने दलाइल दिए थे। कल उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों अहम हैं, और इस हवाले से जो दीगर वकला ने दलाइल दिए उनका उन्होंने दिफा किया था। आज भी उन्होंने दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत में दिखाए गए वीडियो क्लिप से जाहिर है कि 9 मई वाक़यात में जो बहुत से अफराद जो है वो मुलव्वस थे, और बड़ी तादाद होने के बावजूद एहतियात के साथ 102 अफराद को कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किया गया। 9 मई का वाक़या मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, और इस मौका पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उनसे इस्तफसार किया कि किसी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं, इसका इंतखाब कैसे किया जाएगा। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुस्तकबिल में 9 मई जैसे वाक़यात का तदारुक करना है। मियांवाली में एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ, ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी और जगह भी हो सकता है। 9 मई जैसे वाक़यात को मुस्तकबिल में रोकना होगा। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि सिविल जराइम और सिविलियंस की जानिब से किए गए जराइम में फ़र्क है। 2(1)(d) के तहत होने वाले जराइम ही मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे, और इसके अलावा दीगर जो है ट्रायल वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने उनके दलाइल जारी हैं, और 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जी, 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। कराची के निजी अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक के गायब होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में अहल खाना और अस्पताल इंतजामिया के दरमियान झगड़ा हुआ। अहल खाना के मुताबिक डॉक्टर्स ने सबाहत नामी खातून के अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदही की थी, जबकि ऑपरेशन के बाद एक बच्चा हमारे हवाले किया गया। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए शारिका कमाल हमारे साथ मौजूद है। शारिका कमाल, बताएगा ये क्या वाक़या पेश आया वहाँ पर? जी बिल्कुल, निजी अस्पताल में से जो कल रात जो है वो 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी, जिनमें से अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें बताया गया था कि जो 2 जुड़वा बच्चे हैं, रिपोर्ट्स भी पुलिस के हवाले की गई अहल खाने की जानिब से, लेकिन जब पैदाइश हुई है तो सिर्फ अहल खाना को एक ही बच्चा जो है वो दिया गया, जिसपे जो है निजी अस्पताल में अहल खाना और अस्पताल निजाम के दरमियान झगड़ा भी हुआ है। डॉक्टर ने, अहल खाना का ये कहना है कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदेही की थी, जबकि ऑपरेशन के बाद सिर्फ एक बच्चा हमारे हवाले किया गया है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने शुबह जाहिर किया है कि जुड़वा बच्चों में से एक को जो है अगवा भी किया गया है। पुलिस को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फराहम कर दी गई है। पुलिस भी तहकीकात कर रही है कि अस्पताल इंतजामिया इस मामले में कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकारी है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया, फिर वापस नहीं किया। साइफर के मामले की तहकीकात मेरिट पर होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है। जो वो डॉक्यूमेंट था साइफर का, जो कि वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान न्याजी साहब ने अपनी तहवील में लिया और उसको एक जलसे में अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया, और उसके बाद वो वापस कभी भी जो मुतलका महकमा है उसको लौटाया नहीं गया। जो उसका तरीक़ाकार है, जो आपके क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि 2 ममालिक हैं उनके ताल्लुकात के बारे में थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट उनके हवाले किया मुतलका महकमे से वसूल करने के बाद, और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट उनसे ले के वापस वहाँ पे सेफ कस्टडी में रखते। उनका बयान आया जिसने तस्दीक कर दी 164 के बयान ने कि इमरान खान साहब उन्होंने किन मकासद के लिए उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने क्या कहा कि इस पर किस तरह का बयानिया बनाना चाहिए और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उससे बचा जाए। तो उस बयान की रोशनी में
اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی. دس کیس شیل بی کنکلوڈیڈ، پروسیڈڈ، ڈیسائیڈڈ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن. اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خواتین کا رش. خواتین سستے آٹے کے لیے صبح سے شام تک لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر اس وقت کیا صورتحال ہے بتائیں گی ہماری نمائندہ سبین شہباز. جی سبین بتائیے گا. جب بالکل دیکھیں قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کے لیے لائن میں جو ہے وہ لگنے پر مجبور ہیں. میں اس وقت اسلام آباد میں یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر موجود ہوں جہاں پر خواتین کی جو ہے وہ کافی لمبی لائن دیکھی جا رہی ہے. صبح سے لے کر شام تک خواتین جو ہیں یہاں پر آتی ہیں. آٹے کے لیے جو سستے آٹے کے لیے یہاں پر خواتین آتی ہیں لیکن یہاں پر آٹا جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا. اگر آٹا آتا ہے تو 9 بجے کا ٹائم ہے لیکن 11 کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آٹا آتا ہے اور کبھی 2 بجے آتا ہے، کبھی 3 بجے جو ہے وہ آٹا آتا ہے. اور آٹا بھی آ کر جو ہے وہ بڑے سلیکٹو لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ آٹا دیا جاتا ہے. یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کا سلوک انتہائی ناروا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے. اس کے علاوہ جو آٹے کی شارٹیج ہے وہ بھی یہاں پر دیکھی جا رہی ہے. جو انتظامیہ ہے وہ اپنی جو سفارشی لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ آٹا دے دیتی ہے، جبکہ جو صبح سے شام تک لائنوں میں لگی ہوئی خواتین ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ آٹا نہیں ملتا. تو جو خواتین ہیں یہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن اور ان سٹورز پر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ تمام شہریوں کو جو ہے وہ ایکولی ہر چیز جو ہے وہ مل سکے. فیصل آباد اور گرد و نواح میں آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں. وقفے سے رم جھم کا سلسلہ بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک یہی صورتحال برقرار رہے گی. اسی پر مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے عبدالصبور ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالصبور بتائے گا فیصل آباد کا موسم کیسا ہے اور موسم کا حال بتانے والوں کا کیا کہنا ہے؟ صبح سے بادلوں کا بسیرا ہے. وقفے سے مختلف علاقوں میں ساون برس رہا ہے. رم جھم اور موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ چلنے والی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹا تو گرمی کے ستائے شہریوں کے مرجھائے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں. شہریوں نے جو تفریح پارک کا رخ کیا ہے سہانے موسم سے شہری جو ہیں لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت میں باغ جناب میں موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے. بارش اور رم جھم کے باعث جو پیڑ پودے دھل کر نکھر چکے ہیں، دلکش نظارے پیش کر رہے ہیں. پرندے جو ہیں ہوا میں ٹھکیلیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 28 سینٹی گریڈ تک 28 سے 43 سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا. اور اس وقت اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 32 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 78% ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ 24 گھنٹے تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. وقفے سے رم جھم کا جو موسم ہے وہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ رم جھم کا سلسلہ جاری اور شہری جو ہیں اس سہانے موسم سے محظوظ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. جی حالیہ بارشوں کے باعث ڈینگی لاروا بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. لاہور کے ہاسپٹلز میں ڈینگی بخار کے مشتبہ مریض رپورٹ ہونے لگے ہیں. اسی حوالے سے ذوالقرنین رانا کی رپورٹ دیکھیے. حالیہ بارشوں سے ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا. رواں سال اب تک ڈینگی کے 86 کنفرم کیس رپورٹ ہوئے ہیں جن میں رواں ماہ کیسز کی تعداد 22 ہے. میو اسپتال میں 3، جنرل اسپتال میں 2، سروسز گنگا رام اور جناح اسپتال میں ایک مریض زیر علاج ہے. سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ لاروا تلف کرنے کے لیے سرویلنس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ ڈینگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہے ہیں. جی ہم نے اپنے سیزن کے حوالے سے تمام اقدامات جو ہیں وہ پورے کیے ہوئے ہیں. ٹیموں کو ڈائریکشن جاری کر دی ہوئی ہیں. ڈی ڈی ایچ اوز اپنے ٹاؤنز کے اندر اپنی ٹیمز کو لے کے سارا جو ڈینگی کی سرویلنس ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری جانب محکمہ صحت نے ڈینگی سرویلنس کے لیے 2000 ڈیلی ویجز ملازمین رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر تاحال عمل درآمد نہ ہونے سے ڈینگی سرویلنس متاثر ہو رہی ہے. کیمرہ مین حارث عارف کے ساتھ ذوالقرنین رانا، GNL لاہور. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بجلی کی فراہمی کے ادارے کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی جاری ہے. مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے ثاقب. ہاں جی بہت شکریہ کہ الیکٹرک کی جانب سے کراچی شہر کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. حکومتی احکامات کے باوجود کہ الیکٹرک کی جانب سے رات 12 بجے کے بعد بھی کسی بھی وقت بجلی کی فراہمی جو ہے وہ معطل کر دی جاتی ہے جس کے باعث شہریوں
शहरियों की अब नींदें भी हराम होकर रह गई हैं। शहरियों का ये कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो है बिला तातुल बिजली का फराहम ना होना के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कराची शहर में बिजली की तलब तकरीबन 3,300 मेगावाट है, जबकि इलेक्ट्रिक को 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बायस जो है शहर के अंदर बदतरीन का सिलसिला जारी है। जी, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कोयटा में शहर में लोड शेडिंग का औकातकार 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे तक कर दिया गया है, जबकि कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से बताएंगे अब्दुल जब्बार। जी शुक्रिया। बिल्कुल, कोयटा शहर में दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। 1 घंटे बिजली है तो दूसरे घंटे में बिजली ना होने की वजह से जो गर्मी में शहरी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो कोयटा शहर में जो पहले एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया औकात कार था वो 6 घंटे थे, मगर अभी इसमें मज़ीद 2 घंटे का इजाफा करके 8 से 10 घंटे कर दिया गया। इसी तरह जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर 14 से 16 घंटे, जबकि ज़री फीडर्स को 24 घंटों में जो है 6 घंटे बिजली फराहम किया जा रहा है। कोयटा शहर में गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को ज़हनी कोफ्त में मुब्तला कर दिया है। यहाँ पर जब बिजली ना होने की वजह से जो शहरी है वो रात को जो है सही पर सो भी नहीं पाते, जिसकी वजह से सुबह लेट ऑफिस पहुँचते हैं। इसी तरह बच्चे भी स्कूल लेट होते जाते हैं और पानी का मसला भी बिजली ना होने की वजह से यहाँ पर दरपेश है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि जो गर्मी की शिद्दत से जो है शहरी वो बच सके। जी, पेशावर से खबर शामिल करेंगे। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है और बिजली की तवील बंदिश ने घरेलू सारिफीन के साथ कारोबारी हजरात की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। जुनेद आलम मज़ीद तफसीलात बताएं। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर और गिरदोनवा में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुकी है, जबकि कुछ नवाही इलाकों में तो बिजली का बुरा हाल है। 12 घंटे से भी ज़ायद जो है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। पेशावर के जो नवाही इलाका है वहाँ पर 2 रोज़ तक जो है वो बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं। शहरियों का ये कहना है कि बिजली ना होने की वजह से मुख्तलिफ जो घरेलू मसाइल हैं वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं, जबकि मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। दूसरी जानिब कारोबार जो है वो भी ठप हो गए हैं। हुकूमत से मुतालबा शहरी और कारखानादार जो हैं वो कर रहे हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मसला जो है वो हल किया जाए। दूसरी जानिब पेस्को ने ये दावा किया है कि मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली चोरी होती है, जिसकी वजह से कुंडा माफियों का वहाँ राज है, वहाँ पर बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है, जबकि नवाही इलाकों में बिजली के बिल जो है अदा नहीं होते, वहाँ भी बिजली का मसला जो है वो बरकरार रखा गया है। ताहम अंदरून शहर में लोड मैनेजमेंट की वजह से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया है। जी, वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं, गुज़िश्ता रोज़ सेरीना होटल इस्लामाबाद में कौमी IT सेमिनार में सऊदी अरब की मशहूर कंपनी वॉक के CEO ने पाकिस्तानी यूथ की IT सेक्टर में काबिलियत को सराहा और तकरीब से खिताब में कहा कि IT सेक्टर में पाकिस्तानियों का बहुत तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़हीन और काबिल लोग देखे हैं। पाकिस्तान में IT और टेलीकॉम शोबों से कमाया जाने वाला सरमाया मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेगा। IT सेमिनार बैरूनी सिफारतकार और IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात भी पाक फौज के ताउन से हुकूमत इक़दामात की मुतरफ़ हैं। So actually there is a lot of brands, especially in IT. There is a lot of experience. There is a history for the last 20 years. I saw it in Pakistan. Also there is a lot of tech projects in Pakistan. Pakistani government can do is maybe they can set up the dedicated ICT center for Japanese companies and support them. How to set up the company, these kind of things they can assist. Then Japanese company, I have a confidence they can come to Pakistan and they are going to invest in Pakistan and they will stick with us. एक जो डिफरेंस है इस दफ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह की देखी हैं कि IT की डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव हों, लेकिन ये जो ओनरशिप जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, एक फोरम बना है SIFC का, उसमें ये ओनरशिप मैटर करती है, क्योंकि जो इनिशिएटिव है पॉलिसी से रिलेटेड हो, मेगा डेवलपमेंट का इनिशिएटिव हो,
اس میں اگر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو آپ پھر واپس ریسیٹ ہو جاتے ہیں. تو انکریجنگ بات یہی ہے کہ پی ایم کی فوکس بھی رہے, گورنمنٹ کے اسٹرکچر کا بھی رہے, اور ہمارا آرمی کی سائڈ سے بھی اگر یہ چیز ہو تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ یہ پاکستان میں یہ واحد فیلڈ ہے آئی ٹی اور ٹیلی کام جس سے ہم کوئکلی ریٹرن نیشنل اکانومی کے لیے نکال سکتے ہیں.